Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. मोहर सर्कल कंप्लीट कर लिया था। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस ये जो है टर्म, इसका मतलब क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उस पर डायरेक्ट क्या किया, लोड लगाया। एक्स डायरेक्शन में लगा सकते हैं, वाई डायरेक्शन में लगा सकते हैं। हमने क्या किया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लगाया, या फिर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा लगा रहे थे। कहाँ? बाहर की तरफ, उसके आउटर पोर्शन पे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस की। यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस था, ये डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली लग रहा है ना, सरफेस पे डायरेक्ट लग रहा है, इट मीन्स कि डायरेक्ट स्ट्रेस। यहाँ पे बोल रहा है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब ये है कि जैसे ये मार्कर हो गया, मार्कर पे हमने क्या किया कि कोई स्टोन कह सकते हैं आप, पत्थर, हमने क्या किया, इसको लटका दिया। यहाँ पे ये चीज़ फिक्स कर दी। यहाँ पे मैंने ऐसे इसको होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद यहाँ पे एक पत्थर मैंने धागे से लटका दिया। वेट है पत्थर में, काफ़ी वेट है, तो क्या होगा, ये बीम क्या होगी, ऐसे मुड़ जाएगी। ये बीम जब यहाँ से आप इस तरीके से देखो कि ये क्या है, मार्कर है। मार्कर पे मैंने क्या किया, एक धागा लेके यहाँ पे ये पत्थर को लटका दिया, स्टोन। जब पत्थर को मैंने लटकाया तो क्या इसमें कुछ तो चेंज आएगा, ये यहाँ से क्या होगी, मुड़ने लगेगी। इस तरीके से कुछ चेंज आएगा इस मार्कर में, इस मार्कर की लेंथ में कुछ तो चेंज आएगा, कहीं कुछ तो, किसी भी लेयर पे कोई तो फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे वेट डाला है। तो इस वेट की वजह से जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बेंड हो रहा है। ये लोड लगाया, लोड लगाने की वजह से क्या हो रहा है, ये बेंड हो रहा है। इसलिए इसकी वजह से जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। कोई भी बीम है, बीम हमने अभी यहाँ पे अज्यूम किया है, ये मार्कर एक बीम है। बीम पे हमने क्या किया है, एक लोड लगाया है। जब लोड लगाया है तो कुछ ना कुछ ये क्या होगा, इसके अंदर कोई हलचल होगी, कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा, वो बेंड होने की कोशिश करेगा। तो वो जो स्ट्रेसेस होंगे जो बेंड होने की कोशिश करते हैं, उन स्ट्रेसेस को क्या कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। ये तो बात हो गई बेंडिंग स्ट्रेस की। तो एक देख लेते हैं कि एक दो टर्म्स होते हैं इसमें, वो पहले देखते हैं। ये क्या है, बीम मान लिया हमने। ये क्या है, ये बीम। बीम का जो सबसे टॉप पोर्शन होता है, ये क्या है, ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, ये कह सकते हैं, या ऊपर वाली सरफेस है, वो क्या है, ये टॉप सरफेस है। टॉप सरफेस, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, टॉप फाइबर। टॉप फाइबर, राइट। इसी तरीके से जो नीचे वाली सरफेस है, बिल्कुल बॉटम में, ये मार्कर का मतलब, ये मार्कर अगर हमने बीम अज्यूम किया तो ये जो ऊपर की सरफेस हो गई वो क्या हो गई, टॉप सरफेस या टॉप फाइबर। और जो सबसे नीचे की सरफेस है वो क्या हो गई, आपकी बॉटम सरफेस या फिर बॉटम फाइबर। ये हो गया टॉप सरफेस, नीचे वाला हो गया बॉटम सरफेस या फिर बॉटम फाइबर। क्या होता है, जब हमने इस पे लोड लगाया या स्टोन हमने बांध दिया, या फिर कोई भी लोड हम लगा रहे हैं, जब लोड लगाया तो ये बीम क्या होगी, वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। ध्यान से देखिएगा, पहले इसकी शेप ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। वो एक ऐड आती है ना, पहले मैं इतना मोटा था, तो इसी तरीके से ये है कि ये है बीम, स्टार्टिंग की कंडीशन ये है, जब लोड लगाया ये इसकी शेप क्या हो गई, ऐसे हो गई। तो जब ये शेप हो गई इस तरीके से, तो ये क्या है आपका, ये टॉप सरफेस है, ये टॉप फाइबर है। पहले टॉप फाइबर की पोजीशन ऐसे थी, बिल्कुल प्लेन था, लेकिन अब टॉप फाइबर की पोजीशन कैसे हो गई है, ऐसी हो गई है, कुछ कर्व हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने लोड लगाया है, ये दिस इज लोड। बॉटम की देख लेते हैं, तो इसी तरीके से बॉटम फाइबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, बॉटम फाइबर, ये बॉटम फाइबर। एक चीज़ जो देखने वाली ये है
यहाँ पे एक बिल्कुल मिड में एक सेक्शन होता है, एक फाइबर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल फाइबर या फिर न्यूट्रल एक्सिस। बिल्कुल सेंटर से पास होके जाता है, ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो न्यूट्रल फाइबर या न्यूट्रल एक्सिस होता है ये पूरे कंपोनेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अज्यूम करते हैं अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y ही होगा, दो इक्वल में डिवाइड करता है। ठीक है, बात करेंगे कि न्यूट्रल को हम न्यूट्रल फाइबर क्यों कहते हैं, कुछ तो रीज़न होगा ना नाम देने का न्यूट्रल। तो जब हमने लोड लटकाया, लोड यहाँ पे लगाया, लोड लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि टॉप फाइबर जो कि बिल्कुल प्लेन था वो कुछ ऐसे हो गया, बॉटम फाइबर जो है वो क्या है, कुछ इस तरीके से हो गया, और जो न्यूट्रल एक्सिस है हमारी वो है आपकी कुछ इस तरीके से हो गई, न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल फाइबर। अब क्या देखना है इसमें, इस फिगर में क्या देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है इस तरीके से जो आया है ऊपर, वो क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब श्रिंक कर रहा है। और ये चीज़ क्या हो रही है, फैल रही है। ये देखिए ना, ये इस तरीके से हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ जुड़ रही है और आपस में और पास पास आ रही है, और ये जो सरफेस है वो और फैल रही है, इसकी लेंथ बढ़ रही है, इसकी लेंथ क्या हो रही है, घट रही है। इस तरीके से खींचा, इस तरीके, इसको उल्टा अगर करके देखें तो उल्टे में क्या होता है, ये इस तरीके से हो जाएगा। इट मीन्स कि ये वाला पोर्शन है वो क्या हो रहा है, खिंच रहा है, लेकिन ये जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसमें क्या है, ये क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है। जब ये कॉम्प्रेशन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। जब कॉम्प्रेशन होगा तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव हो गया, और जब टेंशन हो गया तो ये हो गया पॉजिटिव। कॉम्प्रेशन क्या होगा कि जब यहाँ पे एटम्स पास पास आने लगेंगे, यहाँ पे कॉम्प्रेशन सबसे ज़्यादा होगा टॉप फाइबर पे, ध्यान से सुनिएगा, टॉप फाइबर पे कंप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जब उसके नीचे की सरफेस देखेंगे तो वहाँ पे कंप्रेशन तो होगा, लेकिन टॉप फाइबर से थोड़ा कम होगा। फिर क्या होगा, उसके नीचे वाले सरफेस पे जाएंगे, वहाँ पे कंप्रेशन होगा, लेकिन उसके ऊपर वाले सरफेस से कम होगा। फिर नीचे आएंगे, फिर क्या होगा, इसके ऊपर वाले से कम होगा। लास्ट में जब ये न्यूट्रल एक्सिस पे आएगा तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा कि कोई भी चेंज नहीं होगा लेंथ में। न्यूट्रल एक्सिस पे जब भी आएगा ये, तो वहाँ पे लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो और न्यूट्रल एक्सिस के बाद क्या हम देखते हैं कि यहाँ पे टेंशन क्रिएट होना शुरू हो गया है न्यूट्रल एक्सिस के बाद। ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये इस तरीके से दिखा देती हूँ, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के बाद हम देखेंगे कि टेंशन हो रहा है, टेंशन थोड़ा हुआ, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे उसके नीचे फाइबर में जा रहे हैं टेंशन और ज़्यादा हो रहा है, इसमें गए टेंशन और ज़्यादा हुआ। यहाँ जब टॉप ये बॉटम फाइबर पे जाएंगे, यहाँ पे टेंशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो मैक्सिमम होगा टेंशन में, लेकिन ऊपर वाला क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, और ये भी क्या होगा। तो इस तरीके से हम देख लेंगे कि न्यूट्रल फाइबर क्या है, न्यूट्रल एक्सिस जो है वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता लेंथ में, कभी भी न्यूट्रल एक्सिस या फिर न्यूट्रल फाइबर में कभी भी लेंथ में चेंज नहीं होता। यहाँ पे नेगेटिव था ऊपर कॉम्प्रेसिव में, और नीचे क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। न्यूट्रल फाइबर में या न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ये हमने देख लिया। ठीक है, क्या देखा, कोई बीम है या कोई बार है। ठीक है, बीम ले लेते हैं। बीम क्या है, टॉप फाइबर है, बीम का बॉटम फाइबर है। एक है आपकी एक्सिस जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल फाइबर। यहाँ पे हमने लोड लगाया, बीम पे लोड लगाया। लोड लगाने के बाद क्या देख रहे हैं कि बीम का शेप कुछ ऐसा बन जा रहा है, मतलब ऐसा बन जा रहा है। उसके अंदर के क्रियाकलाप आप जिसको कह सकते हैं वो देखेंगे कि अंदर क्या हो रहा है। ये देखने में तो चलो हम मान लेंगे कि हाँ इसको खींचा तो इस तरीके से बन गया, लोड लगाया तो ऐसी शेप बन गई, लेकिन इसके अंदर कुछ तो हुआ होगा जो इसकी शेप ऐसी बन रही है। ये आखिर ऐसे क्यों नहीं हुआ, कुछ भी शेप बन सकती है ना, तो ये आखिर ऐसा ही शेप क्यों बन रहा है, क्यों, क्योंकि क्या होता है जब हम लोड लगाते हैं तो ऊपर क्या होगा, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन होगा, उससे नीचे वाली सरफेस पे या नीचे वाले फाइबर पे उससे कम, फिर उससे कम, और फिर उससे कम, और जब न्यूट्रल एक्सिस की बारी आएगी तो वहाँ पे कंप्रेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जब न्यूट्रल एक्सिस से और नीचे जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, जब न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जाएंगे तो वहाँ पे टेंशन
शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन, उसके नीचे वाले फाइबर पे थोड़ा और टेंशन, फिर उसके नीचे वाले फाइबर पे थोड़ा और टेंशन, और सबसे जो बॉटम फाइबर होगा वहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्या कह रहे हैं ये बेंडिंग स्ट्रेस में। तो ये जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं इसकी वजह से वो क्या होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, इस वजह से जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। एक फॉर्मूला है बेंडिंग स्ट्रेस का जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ, अब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट कहते हैं उसको। हम देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। अल्टीमेटली क्या है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हम लोड लगा रहे हैं, जो बेंडिंग हो रही है, उस बेंडिंग की वैल्यू कितनी आ रही है। जैसे कि ये हमने बॉडी ली, बॉडी पे हमने यहाँ पे लोड लगाया, लोड लगाने के बाद ये इस तरीके की शेप हो गई इसकी। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये लोड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये बीम टूट जाएगी। सेफ्टी के लिए, या आप कह सकते हो कि इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें रेजिस्टेंस, मतलब कितना ये रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है, हमने लोड जो भी लगाया है, जो भी हमने लोड लगाया है कितना बेयर कर सकता है। अगर एक लिमिट तक बेयर कर पाएगा तब तो बीम सेफ़ है, अगर नहीं कर पाया तो फिर फालतू की चीज़ें हैं, ये बीम वेस्ट है, इतना लोड वो बीम बेयर नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस में। बेंडिंग इक्वेशन जो होती है वो होती है m/I सिग्मा बाय y इज इक्वल्स टू E/R। ये है इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ये है क्या, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। m/I इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय y इज इक्वल्स टू E/R। ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है। अब देख लेते हैं यहाँ पे टर्म्स कौन कौन से हैं। m जो है, m क्या है, m है, इसको लिख लेना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, m जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। I क्या है, I है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। I इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। I की वैल्यू हो गई। सिग्मा क्या है, जो भी बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस जो भी डेवलप हो रहा है उस बीम में। y की वैल्यू क्या है, y जो है वो है क्या, लेंथ को डिनोट करता है, फाइबर की लेंथ की। मतलब जैसे कि ये है न्यूट्रल एक्सिस से किस डिस्टेंस पे आप बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है वो होती है y की वैल्यू। जैसे ये क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, अगर हमें टॉप फाइबर पे निकालना है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। हमें अगर यहाँ निकालना है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। हमें अगर न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। तो y क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक की, फाइबर तक की। ठीक है, टू द फाइबर वेयर बेंडिंग स्ट्रेस इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, y क्या है, डिस्टेंस है जहाँ पे भी हमें बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है न्यूट्रल एक्सिस से। y हो गया। e क्या है, e हमें पता है, e है आपका यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। r क्या है, r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया r। ये सारे टर्म्स हमें याद रखने हैं कि क्या चीज़ है, m क्या है, I क्या है, सिग्मा y e r। और इक्वेशन को भी अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि न्यूमेरिकल जो आते हैं इस इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं। ये हो गई इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। डिस्कस कर लेंगे I की वैल्यू क्या होती है। अब क्या है कि हमें अगर ये चीज़ पता चल गई, हमें इक्वेशन पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, कोई भी अगर सेक्शन दिया है या कोई भी बार दिया है, हमें अगर I की वैल्यू पता होगी,
ठीक है। अगर आई की वैल्यू पता होगी तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं आई की वैल्यू डिफरेंट सेक्शंस के लिए क्या होगी, हम ये देखने वाले हैं। तो आई जो होता है, आई हम बात कर लें अगर ट्रायंगल की, मैं सिंबल से डिनोट कर रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही हूँ। तो आई जो होता है ट्रायंगल के लिए वो होता है BHQ/36, BHQ/36, जिसमें क्या है ट्रायंगल में, ये क्या है बेस है एंड दिस इज हाइट, ये ट्रायंगल के लिए हो गया। आई अगर स्क्वायर सेक्शन नहीं, आप कह सकते हो इसको रेक्टेंगुलर सेक्शन, बी है ये और डी है डेप्थ, बी क्या है बी और ये डी डेप्थ है उसकी। तो यहाँ पे क्या होगा BDQ/12, ये क्या था, यहाँ पे ये बेस है बी और ये क्या है डेप्थ डी, दिस इज BDQ/, हाँ ठीक है BDQ/12, BD आई निकाल रहा है ना, हाँ ठीक है, Z नहीं है, ये I है, I = BDQ/12। और I जो है सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होगा, सर्कुलर सेक्शन के लिए हो जाएगा π/64 D⁴, ये हो गया आपका सर्कुलर सेक्शन और ये है इसका डायामीटर। I की वैल्यू ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, I की वैल्यू किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, और I की वैल्यू क्या है सर्कुलर सेक्शन के लिए, ये होती है। नेक्स्ट एक टर्म आता है, नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं Z को। क्या करना है, यहाँ पे m/i लिखा हमने, ये इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ, m/i = σ/y = E/r। इन दोनों इक्वेशन को हम अगर साथ लेके चले तो क्या बनता है, m/i, y को इधर कर लेते हैं, y आ गया इधर, बचा क्या सिग्मा। m/i अगर y की वैल्यू मैक्सिमम ले लेते हैं, y की वैल्यू मैक्सिमम मीन्स टॉप फाइबर पे, y मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस लेते थे, मैक्सिमम कब होगा, जब न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर लेंगे तभी तो ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैक्सिमम हो नहीं सकता, यहाँ पे तो मैक्सिमम हो नहीं सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ तो खैर y की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। अगर मैक्सिमम निकालना होगा तो क्या होगा, या तो यहाँ इस फाइबर पे होगा या फिर इस फाइबर पे होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क होगा। न्यूट्रल सेक्शन क्या करता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या करता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, जो टॉप फाइबर होगा या फिर जो बॉटम फाइबर होगा वही तो हो जाएगा वाई मैक्स न्यूट्रल एक्सिस से, या तो ये वाई मैक्स होगा या फिर ये वाई मैक्स होगा। तो सिर्फ फर्क किसका पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो वाई मैक्स ये चीज़ हो गई। तो अगर वाई मैक्स हम लिखते हैं I/y मैक्स, तो ये चीज़ जो होती है सिग्मा, I/y मैक्स को हम लिखते हैं Z से, m/z = सिग्मा। सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है। Z क्या है यहाँ पे, Z बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं सेक्शन मॉड्यूलस। क्या कहते हैं, सेक्शन मॉड्यूलस। Z क्या है, सेक्शन मॉड्यूलस है, और Z की वैल्यू कितनी होती है, I/y मैक्स, I/y मैक्स। ये हो गई आपकी सेक्शन मॉड्यूलस की वैल्यू। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो स्ट्रेस है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Z के, ठीक है। इट मीन्स कि अगर Z की वैल्यू हम घटाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। हमें क्या चाहिए, स्ट्रेस की वैल्यू कम होनी चाहिए। हम ये थोड़ी ना चाहते हैं कि जो बीम है वो फेल हो जाए, वो ब्रेक हो जाए, हम तो ये कभी नहीं चाहते, हम उसको हमेशा सेफ रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, Z जो है, अगर Z हम यहाँ पे देख रहे हैं इस फॉर्मूले में कि अगर Z की वैल्यू कम होती है तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रेस कम से कम हो। तो इट मीन्स कि अगर स्ट्रेस कम चाहिए तो Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा।
बात समझ में आ रही होगी कि अगर z की वैल्यू कम स्ट्रेस की वैल्यू कम चाहिए तो हमें z क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। इट मीन्स जो भी सेक्शन है अगर उनमें z की वैल्यू क्या है, ज़्यादा आ रही है, मतलब सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप कम होगा। इट मीन्स कि अगर स्ट्रेस कम डेवलप होगा इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जो कंपोनेंट है वो क्या है, स्ट्रांग होगा। तो जो अगर z ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, स्ट्रांग कंपोनेंट। z जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। z जिसका जितना ज़्यादा होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। हमें सेक्शन मॉडुलस क्या चाहिए अपनी डिज़ाइनिंग में, सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने फार्मूला डिराइव किया है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस जो है, जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो है z। इट मीन्स कि सेक्शन मॉडुलस के। अगर हमें स्ट्रेस कम चाहिए तो मतलब हमें सेक्शन मॉडुलस क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही हमारे लिए क्या है, अच्छा है। z की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे लिए क्या है, अच्छा है। देख लेते हैं, हमने ये सारी चीज़ें निकाल दी। अब z की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे तो कुछ भी तो नहीं लिख सकते। अब z की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग सेक्शन के लिए z की वैल्यू देख लेते हैं। याद ये रखना है कि I/Y मैक्स ले रहे हैं हम यहाँ पे। स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट होगा जब भी z ज़्यादा होगा, जिसका z जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा कंपोनेंट होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट होगा। z क्या हमने पढ़ा है, I/Y मैक्स, यही पढ़ा था हमने। z अब ट्रायंगुलर के लिए ले लेते हैं, ट्रायंगुलर सेक्शन। I/Y मैक्स, I ट्रायंगुलर हमने निकाला है BHQ/36, BHQ/36। Y मैक्स, Y मैक्स क्या होगा, ट्रायंगल में हमें पता है Y मैक्स क्या होता है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होगा, ये दिस इज h/3 एंड दिस वन इज 2h/3। तो h/3 बड़ा है या 2h/3 है, क्या है ये जो एक्सिस दोनों जो हम आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन होती है 2h/3 और h/3 में डिवाइड करती है इसको, तो 2h/3 बड़ा है या h/3 बड़ा है, 2h/3 है। y मैक्स लेनी है तो 2h/3 लिख लेंगे, ठीक है। h से h कैंसिल, बचेगा क्या, BH² और ये हो रहा है 3 1 2 24, BH²/24। ये आ गई z ट्रायंगुलर की वैल्यू। z ट्रायंगुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, BH²/24। अब देख लेते हैं इसके लिए z रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। I/Y मैक्स, I/Y मैक्स, I क्या है, BDQ/12, BDQ/12। Y मैक्स इज, y मैक्स क्या होगा, y मैक्स मैंने बताया था ये क्या है, आपकी न्यूट्रल एक्सिस है। y मैक्स कहाँ होगी, टॉप फाइबर पे होगी। ये हो गया आपका y मैक्स। अगर ये टोटल d है तो न्यूट्रल एक्सिस को कितने में डिवाइड करती है, d/2 और d/2 में डिवाइड करेगी। इट मीन्स कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। होगा क्या, BDQ/12 इंटू 2/d। इट मीन्स कि BD²/6। ये आगे किसकी वैल्यू, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। अब निकाल लेते हैं सेक्शन मॉडुलस किसका, सर्कुलर सेक्शन के लिए। ये सर्कुलर सेक्शन के लिए I/Y मैक्स, I इज π/64 d⁴। y मैक्स डायमीटर दिया हुआ है ये इस तरीके से, अगर ये क्या है, यही तो डायमीटर होगा, ये डायमीटर होगा चाहे ये डायमीटर होगा, दोनों तो सेम ही चीज़ है। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस की बात की जाए तो न्यूट्रल एक्सिस इसको क्या करेगा, हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। इट मीन्स कि d/2 इज y मैक्स, तो d/2 बचा क्या है यहाँ पे, π/64 d⁴ इंटू 2/d, π/32 d⁵। ये आ जाएगी किसकी, सर्कुलर सेक्शन के लिए z की वैल्यू। ध्यान क्या देना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो केसेस हम पढ़ रहे हैं z की वैल्यू वो सारी बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए है।
बेंडिंग स्ट्रेस के लिए आई की वैल्यू ये है अलग अलग सेक्शंस के लिए, z की वैल्यू है अलग अलग सेक्शन के लिए। ये बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई और टॉर्शनल स्ट्रेस नहीं लग रहा है। टॉर्शन की वजह से जो स्ट्रेस आता है, ट्विस्टिंग की वजह से जो स्ट्रेस आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। फॉर्मूले में ज़्यादा फर्क नहीं आता बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्शनल स्ट्रेस में। क्या होता है, कुछ टर्म्स सिर्फ जैसे BH²/24 है तो कुछ बस थोड़ा सा हेर फेर होता है, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि बेंडिंग स्ट्रेस में क्या केसेस बन रहा है और क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है। टॉर्शनल में जो आएगा वो हम आगे देखेंगे। तो ये हमने देख लिया बेंडिंग स्ट्रेस का। एक पॉइंट रह जाता है, पॉइंट ये हमने ट्रायंगल का देख लिया, ये अलग अलग शेप्स का हमने देख लिया। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछता है, जैसे कोई कि स्क्वायर सेक्शन दे दिया, कोई स्क्वायर सेक्शन दिया। स्क्वायर सेक्शन मतलब जिसमें कि चारों साइड बराबर होती हैं, ए ए ए ए यहाँ पे। और यही स्क्वायर सेक्शन ये क्या है, हमने हॉरिजॉन्टली रखा है। दूसरा स्क्वायर सेक्शन जिसकी भी सबकी लेंथ सेम है, ए ए ए ए, थोड़ा सा डायग्राम तिरछा बन गया है, टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं, इसको समझ लीजिएगा कि ये चारों साइड्स क्या है, ए ए ए है। इसका डायगोनल क्या है, इस तरीके से है। इसका डायगोनल क्या है, इस तरीके से हमने रखा है। तो यहाँ पे कह ये रहे हैं कि दो स्क्वायर सेक्शंस हैं जिनकी साइड क्या है, ए है। एक को हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है और दूसरे को क्या किया है, हमने इस तरीके से इसके कॉर्नर पे खड़ा कर दिया है। तो z की वैल्यू, इट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग कौन होगा दोनों में, सेक्शन मॉडुलस किसका कितना आएगा या फिर कितना कम या कितना ज़्यादा होगा एक दूसरे से। तो कम ज़्यादा इट मीन्स कि डायरेक्टली ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, स्ट्रॉन्ग कौन होगा दोनों में से। तो हमें याद ये रखना है कि इसका जो सेक्शन मॉडुलस होता है, अगर मान लीजिए हमने ये पहली बॉडी मान ली है, ये दूसरा मान लिया है, तो जो सेक्शन मॉडुलस 1 का आएगा वो आएगा 1.41 सेक्शन मॉडुलस ऑफ दिस। क्या होगा, 1.41 Z2। मतलब ये जो कंपोनेंट होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इससे, क्योंकि ये क्या है, Z1 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना यहाँ पे। Z1 क्या होगा, Z1 बाय 1.41 करेंगे, उसके बाद Z2 आएगा। कुछ डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, 1.5 के आसपास नंबर डिवाइड कर रहे हैं। जब ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, फिर Z2 आ रहा है। इट मीन्स क्या है, Z1 ज़्यादा है। देखते हैं ना एग्जाम्पल से, अगर ये 10 है, अब ये अप्रॉक्स मान लो 1.5 के आसपास है, Z1 है 10, तो Z2 कितना निकलेगा, 100 डिवाइड बाई 15, ठीक है। 6 के आसपास आपका आएगा, ये आ जाएगा आपका Z2। तो क्या ये 6 बड़ा है या फिर ये 10 बड़ा है, ये देख लेते हैं ना। 6 बड़ा है या फिर 6 बड़ा है या फिर ये 10 बड़ा है। तो Z1 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, Z2 कितना आएगा, 6 आएगा। इस तरीके से देखेंगे तो Z1 क्या है, ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। ऐसे केस में क्या होगा, ये जो है स्ट्रॉन्ग है, ये कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है और ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि ये है। और कितना दोनों में फ़र्क कितना आ रहा है, 1.41 का। कितने फैक्टर का फ़र्क आ रहा है, 1.41 का फ़र्क आ रहा है। ये हमें याद रखना है। एक हमने अभी जैसे यहाँ पे पढ़ा है सेक्शन मॉडुलस के बारे में, तो एक चीज़ और हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सेक्शन मॉडुलस सबसे ज़्यादा किसका होता है, मतलब किस टाइप का हम, किस शेप का हम बनाए बीम को कि वो ज़्यादा सेफ हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट हमें मिले। तो जो याद ये रखना है कि जो आई सेक्शन होते हैं, आई सेक्शन होते हैं, उनका Z जो होता है, उनका सेक्शन मॉडुलस सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद Z जो होगा वो होगा इस सेक्शन के लिए, मीन्स कि रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल के बाद हम बात करेंगे Z किसका ज़्यादा होगा, सर्कुलर का। और उसके बाद Z किसका ज़्यादा होगा, ये सबसे बेकार जो कंपोनेंट माना जाता है वो ये माना जाता है, जो हमने अभी ये पढ़ा है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होगा, आई सेक्शन का होगा, फिर रेक्टेंगल का होगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ये भी तो है, ये स्क्वायर, ये वाला भी, ये इन दोनों के बीच में होगा जेड, ये स्क्वायर, उसके बाद सर्कुलर आएगा और उसके बाद ये आएगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट क्या होता है, आई सेक्शन का होता है। फिर उसके बाद क्या है, ये आपका स्क्वायर यहाँ पे बीच में लग गया है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, सर्कुलर, और फिर उसके बाद ये जो डायगनली हमने प्लेस किया था, डायगनल को हमने हॉरिजॉन्टली जो प्लेस करके किया था, तो वो सबसे वीक होता है। ये आ गई जेड की वैल्यू। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम, इफ द बीम डेप्थ इज डबल्ड, रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम है, ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है। ये मान लिया हमने रेक्टेंगुलर मीन्स कि ये सारा क्या होगा, सेम होगा। इसको बोल रहा है बीम इज़, इसकी जो बीम की जो डेप्थ है वो हमने डबल कर दी है। पहले डी थी, अब बाद में मान लिया हमने कि क्या है, ये 2D हो चुका है। उसके बाद ये कह रहे हैं कीपिंग द विड्थ, लेंथ एंड लोडिंग इज सेम, रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान देना है, रेक्टेंगुलर है ये। तो ये क्या कह रहे हैं कि बेस सेम है, बेस सेम है मतलब विड्थ, इसकी चौड़ाई सेम है, लेंथ सेम है और लोडिंग भी सेम है। क्या है, विड्थ जो इसकी है b और इसकी भी क्या है, b है, पहले की भी यही है, दूसरे की भी यही है। लेंथ जो है वो भी पहले की भी यही है, दूसरे की भी यही है। लोडिंग क्या है, लोड अगर मान लीजिए W लगा रहे हैं तो लोडिंग भी क्या है, सेम है। पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि द बेंडिंग स्ट्रेस इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर। बेंडिंग स्ट्रेस, मान लीजिए कि ये पहला कंपोनेंट है, ये है दूसरा कंपोनेंट, और यहाँ पे सिग्मा 1 डेवलप हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा 2 डेवलप हो रहा है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में रिलेशन पूछ रहा है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा सेकंड में, वो सिग्मा 1 से कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है। हम सबको पता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, m/z, m/z, बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है यहाँ पे, बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है, m/z होता है। अब ध्यान क्या देना है, लेंथ सेम है, b सेम है, विड्थ सेम है और लेंथ सेम है, w भी सेम है। एक बात बताइए, अगर लोडिंग सेम होगी, लोडिंग अगर सेम है तो क्या उसमें मोमेंट सेम नहीं होना चाहिए? क्या होगा फिर, ये जब मोमेंट सेम होगा तो सिग्मा जो स्ट्रेस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, z के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, z2 बाई z1, ये लिख सकते हैं। अगर इसको 1 मान लिया और नेक्स्ट के लिए सिग्मा 2 हमने लिख लिया 1 बाई z2, और अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं तो यही चीज़ आ जाएगी, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू z2 बाई z1, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब z2 क्या है और z1 क्या है ये भी देख लेते हैं। z2 क्या हो गया, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, z2 क्या है, सेकेंड कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं, क्या है ये, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमने जो z की वैल्यू देखी थी वो क्या देखी थी, BD² बाई 6 देखी थी। तो b आप कह सकते हैं इसको B2 D2² बाय 6 बाय B1 D1² बाय 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। B1 B2 सेम है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। फ़र्क किसका है, डेप्थ का, तो क्या हो जाएगा ये D2² बाई D1²। अब डेप्थ कितनी हो रही है, D2 क्या हो गई है, ट्वाइस ऑफ D हो गई है। यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू D2² बाई D1², D2² बाई D1²। D2 कितना है, ट्वाइस ऑफ D, ट्वाइस ऑफ D का स्क्वायर बाय D1 का स्क्वायर इज D, हमने ये माना था कि D है, तो ये क्या हो जाएगा 4D² बाय D², D² से D² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4। इट मीन्स कि सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4। अब पूछ रहा है कि जो बाद में जो
बाद वाले जो बीम में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो पहले से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, सिग्मा 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिग्मा 1/4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सिग्मा 2। सिग्मा 1/4 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, मतलब 4 फैक्टर से कम है। ये कितना है, 4 फैक्टर से कम आ रहा है। इट मीन्स कि जो भी सिग्मा 1 की वैल्यू आएगी, अगर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 4, डिक्रीजिंग बाय फैक्टर ऑफ 4, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है इसको, बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो क्लियर भी हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।